मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा काले रीछ, तुम्हारी ये जुर्रात। तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। वो बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठने ही लगा था। तनवीर, तुम कोई हरकत नहीं करोगे। हम इस वक्त दुश्मनों के कैंप में हैं और जोसेफ, तुम ये फाइल मुझे दे दो। जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में बैक वक्त तनवीर और जोसेफ दोनों से मुखातिब होकर कहा, सॉरी मिस, ये फाइल बॉस ने बरामद की है, इसलिए बॉस को ही मिलेगी। जोसेफ ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बॉस ने नहीं, मैंने इसे बरामद किया था, इसलिए तुम फाइल मुझे दे दो। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ ठीक है। जोसेफ ने चौंक कर कहा और फाइल सफदर की तरफ बढ़ा दी। सॉरी बॉस, फाइल सफदर साहब ने ही बरामद की थी। फाइल सफदर को देखकर जोसेफ ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे उसे अब याद आया हो कि फाइल वाकई सफदर ने ही बरामद की थी। अरे अरे, इतना सीधा और सच्चा मत बना करो, थोड़ी सी हेराफेरी जायज होती है, इमरान ने कहा। सॉरी बॉस, हेराफेरी प्रिंस की फितरत के खिलाफ है। जोसेफ ने उसी तरह दो टूक लहजे में जवाब दिया और इस बार इमरान भी हंस पड़ा। यही तो मसला है कि गैर सरकारी आदमी ज्यादा सीधी और सच्ची बात करते हैं, जबकि सरकारी आदमी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर और जूलिया के अलावा बाकी सब अफराद बेख्तियार हंस पड़े। अब इन दोनों का क्या करना है? जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, तनवीर से पूछो, वो सरकारी आदमी है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, गोली मार दो इन्हें, और क्या करना है, खौमाखा वक्त जाय करने का क्या फायदा, फाइल तो मिल ही गई है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, इस कैंप और लेबोरेटरी के बारे में तफसीलात मालूम करनी है इनसे, जब तक ये दोनों तबाह नहीं होंगे। सफदर ने फौरन ही तनवीर की राय को रद्द करते हुए कहा, दो सरकारी आदमियों में इख्तिलाफ पैदा हो गया और अब इसका वही हल है जो हमारे मुल्क में होता है कि एक आला इख्तियाराती कमीशन बिठा दिया जाए, 1 माह के अंदर इस मसले का जायजा लेकर रिपोर्ट देगा। और जब तक ये कमीशन महंगे तरीन होटलों में बैठकर सिगरेट फूंकते, चाय पीते रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो ना बेचारा मसला ही हमेशा के लिए दम तोड़ जाता है। जिस तरह ये दोनों उसी तरह बेहोश पड़े हैं और उनके साथी मशीन गने उठाए हमारे सरों पर पहुंच जाएंगे। इमरान की जुबान चल पड़ी। मैं तुम्हें ही आला इख्तियाराती कमीशन मुकर्रर करती हूँ। जूलिया ने यकलक इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा तो साथ खड़े तनवीर का चेहरा यकलक बुझ सा गया। आला इख्तियारात की वजाहत भी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तनवीर को मेरे इख्तियारात से ही इख्तिलाफ पैदा हो जाए और फिर इस इख्तिलाफ पर एक और आला तरीन इख्तियाराती कमीशन बिठाना पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तनवीर कैसे इख्तिलाफ कर सकता है, आला तरीन इख्तियाराती कमीशन तो वो खुद है। जूलिया ने शरारत भरे लहजे में कहा तो कमरा सफदर और दूसरे साथियों के हलक से निकलने वाले बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा, मगर तनवीर का चेहरा इस तरह चमक उठा जैसे उसे मुफ्त अकलीम की दौलत मिल गई हो। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे किसी के तंज का जरा बराबर भी परवाह नहीं है। और फिर इससे पहले कि कोई मजीद बात होती, सोजों की कराह सुनाई दी और वो सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला तो मेज के पीछे बैठा हुआ लंबे कद और भरे हुए जिस्म का नौजवान बेख्तियार चौंक पड़ा। लॉरिस, गजब हो गया, मादाम सुजैन और मारून दोनों हलाक कर दिए गए हैं और बॉस सोजो और डॉक्टर फ्रैंक दोनों पाकिस्तानी एजेंटों की कैद में हैं और उनसे पूछगुछ कर रहे हैं। कमरे में दाखिल होने वाले नौजवान ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्या क्या कह रहे हो जैकी, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मेज के पीछे बैठे नौजवान ने, जिसे लॉरेंस कहकर पुकारा गया था, बुरी तरह चीखते हुए कहा। वो बौखलाहट के आलम में कुर्सी से उठकर खड़ा हो चुका था। मेरे साथ आओ, जल्दी करो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जैकी ने मुड़ते हुए कहा और लॉरेंस भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। राहदारी से गुजरकर वो एक छोटे कमरे में पहुंचे जिससे सीढ़ियां नीचे उतर रही थी और चंद लम्हों बाद वो एक तहखाने में पहुंच गए जहां दीवार के साथ एक बड़ी सी मशीन नस्ब थी जिसके दरमियान एक बड़ी स्क्रीन फिट थी। स्क्रीन रोशन थी और मशीन के सामने एक और आदमी भी खड़ा था। मशीन से आवाजें सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर वाज़ेह था जहां कुर्सियों की तवील कतार में से 2 कुर्सियों में से एक पर सोजो और दूसरी पर डॉक्टर फ्रैंक बंधे हुए थे। दोनों ही बेहोश थे। वो पाकिस्तानी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसी कमरे में मौजूद थे। स्विस औरत और दोनों अक्रीमी हबशी भी खड़े थे। एक तरफ दीवार के साथ सुजैन की लाश भी पड़ी हुई थी जिसकी खोपड़ी टूटी हुई साफ दिखाई दे रही थी, जबकि कुर्सियों के साथ ही मारून की लाश भी पड़ी थी जिसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। मैंने अचानक मशीन ऑन की तो मैंने ये मंजर देखा बॉस, तो मैं बौखलाकर आपको बुलाने चल पड़ा। ये सब आपस में न जाने किस जुबान में बातें कर रहे हैं, जैकी ने कहा और लॉरेंस के होंठ भींच गए क्योंकि मशीन से उनकी आवाजें तो सुनाई दे रही थी लेकिन वो क्या बातें कर रहे थे ये बात उनकी समझ में न आ रही थी। वेरी बैड जैकी, ये सब कैसे हो गया? लॉरेंस ने होंठ चबाते हुए कहा। लॉरेंस, हमें फौरी कोई इकदाम करना चाहिए वरना ये लोग बॉस सोजो और डॉक्टर फ्रैंक दोनों को हलाक कर देंगे।
जैकी ने तेज लहजे में कहा और लॉरेंस सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और फिर उसने एक तरफ रखे हुए ट्रांसमीटर को उठाया और उस पर तेजी से एक फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। हेलो हेलो, लॉरेंस कॉलिंग जेफरले, ओवर। ट्रांसमीटर का बटन दबाकर लॉरेंस ने चीखते हुए कहा, यस जेफरले अटेंडिंग यू, क्या बात है, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी सी आवाज सुनाई दी, जेफरले अपने ग्रुप को लेकर फौरन मेरे पास आ जाओ, पूरी तरह मुसल्ला होकर आना। ब्लू कैबिन पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। मादाम सुजैन और बॉस मारून दोनों को दुश्मनों, मेरा मतलब है पाकिस्तानी ग्रुप ने हलाक कर दिया है और बॉस सोजो और लेबोरेटरी के डॉक्टर फ्रैंक उनके कब्जे में है। जल्दी पहुंचो, हमें फौरन वहां रेड करना होगा, ओवर। लॉरेंस ने हलक के बल चीखते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो बॉस? मारून और मादाम के मुतालिक कह रहे हो? क्या तुम होश में हो लॉरेंस, ओवर। ट्रांसमीटर से जेफरले की इंतहाई हैरत भरी आवाज सुनाई दी। यह हैरत बाद में जाहिर करना जेफरले, फौरन ग्रुप समेत आ जाओ, जल्दी करो, वो लोग सोजो और डॉक्टर फ्रैंक को भी हलाक न कर दे, जल्दी आओ, ओवर एंड ऑल। लॉरेंस ने चीखते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो दौड़ता हुआ उस तहखाने से निकलकर दोबारा अपने कमरे में पहुंच गया। उसने कमरे की उगबी दीवार पर एक जगह जोर से हाथ मारा तो दीवार सरर की तेज आवाज के साथ ही दरमियान से खुल गई और लॉरेंस इस पैदा होने वाले खला में से दूसरी तरफ पहुंच गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें ऐसा फर्नीचर मौजूद था जैसे उसे आराम करने के लिए सजाया गया हो। लॉरेंस ने जल्दी से एक अलमारी खोली और उसके निचले खाने में मौजूद एक बॉक्स नुमा मशीन बाहर निकालकर उसने तेजी से उस पर लगे हुए बटन दबाए तो मशीन पर मौजूद दो मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। लॉरेंस ने उस पर मौजूद एक नाब को तेजी से दाएं तरफ को घुमाना शुरू कर दिया। नाब के ऊपर मौजूद डायल पर दो मुख्तलिफ रंगों की सुइयां तेजी से हरकत करने लगी और जब दोनों सुइयां एक मकाम पर आकर इकट्ठी हो गई तो लॉरेंस ने नाब से हाथ हटाया और फिर उस नाब के नीचे लगे हुए सुर्ख रंग के बटन को प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे मशीन से तेज सीटी की आवाज निकली और चंद लम्हों बाद दोनों मुख्तलिफ रंगों के बल्ब यकलक बुझ गए और मशीन खामोश हो गई। अब ये बॉस के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल न कर सकेंगे, लॉरेंस ने बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से मुड़कर वो वापस अपने दफ्तर में आया और उसने दीवार दोबारा बंद की और फिर कमरे से निकलकर वो दौड़ता हुआ कैबिन के बैरूनी तरफ को बढ़ गया। अभी वो कैबिन के बरामदे में पहुंचा ही था कि उसने एक बड़ा हेलीकॉप्टर जिसका रंग गहरा सुर्ख था कैबिन के सामने उतरते हुए देखा। वो तेजी से दौड़ता हुआ बरामदे से बाहर आया और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो पायलट की साइड सीट पर जो खाली थी बैठ चुका था। मैंने बॉस सोजो के खुसूसी हेलीकॉप्टर की मशीनरी जाम कर दी है क्योंकि मुझे खतरा था कि कहीं वो बॉस के स्पेशल हेलीकॉप्टर पर सवार होकर निकलना चाहे। लॉरेंस ने सीट पर बैठते ही पायलट से मुखातिब होकर कहा, ये सब हुआ कैसे लॉरेंस, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। पायलट सीट पर बैठे तनोमंद नौजवान ने हेलीकॉप्टर को दोबारा फिजा में बुलंद करते हुए पूछा। ये मारून का असिस्टेंट जेफरले था। उगबी सीटों पर 10 और नौजवान बैठे हुए थे। जेफरले और उन 10 नौजवानों ने गहरे सुर्ख रंग के चुस्त लिबास पहने हुए थे। ये सुजैन का एक्शन ग्रुप था। ये लोग लड़ने भिड़ने में इंतहाई महारत रखते थे और लॉरेंस ने जेफरले को सारी सूरत हाल बतानी शुरू कर दी। अगर बॉस सोजो और डॉक्टर फ्रैंक उस कैबिन में ना होते तो मैं उस कैबिन को ही उड़ा देता। हेडक्वार्टर में ऐसा इंतजाम है, लेकिन इस तरह ये दोनों भी खत्म हो सकते हैं, लॉरेंस ने कहा और जेफरले ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर प्रवास करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और जेफरले ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता की और उसे जंगल के दरमियान एक कदरे खुली जगह पर उतारना शुरू कर दिया। हमने इंतहाई मोहतात अंदाज में ब्लू कैंप को घेरना है। उसके बाद हम कैबिन के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर कर देंगे और फिर उन लोगों को आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेफरले ने अपने साथियों को हिदायत देते हुए कहा, ये तजवीज ठीक रहेगी, वरना हो सकता है वो हमारी आहट सुनते ही सोजो और डॉक्टर फ्रैंक दोनों को हलाक कर दे। लॉरेंस ने भी इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, उन्हें चूहे की तरह पकड़ लूंगा और उनसे बॉस मारून की मौत का इबरतनाक इंतकाम लूंगा। उनकी रूहें सदियों तक इस जंगल के दरख्तों से टकराती फिरेंगी। जेफरले ने हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते हुए कहा और लॉरेंस भी नीचे उतर आया। जेफरले के साथियों ने अपनी पुश्त पर बड़े बड़े थैले उठाए हुए थे। उनके हाथों में अजीब साख्त की गनें थी जो रॉकेट गनें भी लग रही थी और मशीन गनें थी। तुम यहाँ हेलीकॉप्टर के करीब ठहरो लॉरेंस, जब हम उन पर कब्जा कर लेंगे तो तुम्हें बुलवा लेंगे। जेफरले ने लॉरेंस से कहा, नहीं, मैं साथ चलूंगा, तुम अपने किसी साथी को यहाँ ठहरा दो। लॉरेंस ने जवाब दिया, चलो फिर, यहाँ किसने आना है, आओ। जेफरले ने कहा और तेज तेज कदम उठाता वो दरख्तों की ओट से आगे बढ़ता गया। वो सब बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और फिर तकरीबन 15 मिनट तक सफर करने के बाद उन्हें दरख्तों के दरमियान एक खुले हिस्से में एक बड़ा सा कैबिन नजर आने लग गया जिस पर नीले रंग का पेंट किया गया था।
जेफरलेन ने मखसूस अंदाज में इशारा किया तो उसके साथी इंतहाई मोहतात अंदाज में दरख्तों की ओट लेते हुए कैबिन के गिर्द टहलते चले गए। जेफरले खुद अपने दो साथियों समेत झाड़ियों के दरमियान कमांडो अंदाज में क्रॉलिंग करता हुआ कैबिन के सामने के रुख आगे बढ़ता गया। चंद लम्हों बाद वो कैबिन के सामने खड़े हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच चुके थे। फिर जेफरलेन ने हेलीकॉप्टर की ओट लेकर अपने कांधे से वो अजीब साथ की गन उतारकर सीधी की तो उसके दो साथियों ने भी गनें सीधी कर ली और उसके साथ ही जेफरलेन ने झटके से सर को नीचे किया तो खटाक खटाक की हल्की सी आवाजें उभरी और 3 सुर्ख रंग के कैप्सूल गोलियों की तरह उड़ते हुए कैबिन के बरामदे और दरमियानी राहदारी में जाकर गिरे और उसके साथ ही पूरे कैबिन में सुर्ख रंग का धुआं फैलने लगा। उसी लम्हे 3 और कैप्सूल फायर हुए और फिर मुसलसल कैप्सूल फायर होने लगे। चंद लम्हों बाद ही पूरा कैबिन सुर्ख रंग के धुएं में जैसे गायब हो गया और जेफरलेन ने एक बार फिर सर को मखसूस अंदाज में झटका देकर ट्रिगर से हाथ हटा लिया और उसके साथ ही उसके साथियों ने भी ट्रिगर से हाथ हटा लिए। आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख धुआं गायब होता गया और कैबिन दोबारा नजर आने लग गया। वो 10 मिनट तक वहीं रुके रहे। जब धुआं बिल्कुल गायब हो गया तो जेफरलेन ने आगे बढ़ने का इशारा किया। मशीन गने बना लो, जेफरलेन ने सरकोशियाना अंदाज में कहा और उसके साथियों ने गनों पर मौजूद बटन प्रेस कर दिए और फिर वो तीनों मोहतात अंदाज में कैबिन की तरफ बढ़ते चले गए। बरामदे में दाखिल होकर वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर तेजी से आगे बढ़े और चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में पहुंच गए थे जहां फर्श पर पाकिस्तानी ग्रुप टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहोश पड़े हुए थे, जबकि सोजा और डॉक्टर फ्रैंक दोनों कुर्सियों पर बंधे हुए बेहोश पड़े थे। एंथोनी, रस्सियां उठाकर इन सब पाकिस्तानियों के हाथ मजबूती से बांध दो और इन्हें दीवार के साथ लगा दो। और जेम्स, तुम जाकर लॉरेंस और बाकी साथियों को बुला लाओ, जल्दी करो, जेफरलेन ने अपने दोनों साथियों से कहा और उनमें से एक दौड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि दूसरे साथियों ने रस्सियां उठाकर फर्श पर पड़े हुए पाकिस्तानी ग्रुप के हाथ उनके उकब में बांधने शुरू कर दिए, जबकि जेफरलेन ने सोजा और डॉक्टर फ्रैंक के जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद लॉरेंस और जेफरले के बाकी साथी भी कमरे में पहुंच गए। मेरा ख्याल है डॉक्टर और बॉस को होश में लाने से पहले इनका खात्मा कर दिया जाए, लॉरेंस ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। नहीं, मैं इन्हें आसान मौत नहीं मारने दूंगा, जेफरलेन ने सर्द लहजे में कहा और लॉरेंस होंठ भींचकर खामोश हो गया। इन सबको उठाकर कैबिन से बाहर ले आओ और रस्सियां भी उठा लो ताकि इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि इनकी रूहें भी सदियों तक तड़पती रहे, जेफरलेन ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मैं कहाँ हूँ? ओ, मादाम सुजैन और मारून दोनों की लाशें, सुजो ने होश में आते ही बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तुम सरकारी और गैर सरकारी दोनों किस्म की मखलूक के सामने हो, बोलो किसके हाथों मरना पसंद करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सरकारी गैर सरकारी क्या मतलब? ओ, तो तुमने धोखा दिया था, सोजो ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है तुम भी गैर सरकारी आदमी हो। सरकारी आदमियों को इतनी जल्दी समझ नहीं आया करती। बहरहाल अब तुम ये बताओगे कि एक्शन ग्रुप में कितने अफराद हैं और तुम्हारे हेडक्वार्टर में कितने अफराद हैं और ये कहाँ हैं? इमरान ने यकलक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि सोजो कोई जवाब देता, अचानक इमरान की नाक से कदरे नामानूस सी बू टकराई और वो तेजी से मुड़ा ही था कि यकलक उसके जहन में जोरदार धमाका सा हुआ और उसके साथ ही उसके हवास उसका साथ छोड़ गए। फिर जब इमरान की आंखें खुली तो उसके लबों पर लाशऊरी तौर पर मुस्कुराहट सी रेंगने लगी, क्योंकि अब मंजर यकसर बदल चुका था। वो एक दरख्त के तने के साथ बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ उकब में बंधे हुए थे और उसकी गर्दन के गिर्द बाकायदा रस्सा पड़ा हुआ था और रस्सा एक शाख के दरमियान से गुजरकर सामने खड़े एक सुर्खपोश के हाथ लटकाने के इंतजाम किए गए थे। इमरान ने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके होंठ बेख्तियार भींच गए, क्योंकि उसके बाकी साथियों को भी इसी तरह फांसी पर लटकाने के इंतजाम किए गए थे और एक एक सुर्खपोश के हाथों में एक एक रस्सा था। सोजो और डॉक्टर फ्रैंक उन सुर्खपोशों के कदमों में उसी तरह बेहोश पड़े हुए थे। इन सुर्खपोशों के साथ एक शख्स आम सूट पहने हुए खड़ा था। वेरी गुड, बड़ा दिलकश मंजर है, इमरान ने यकलक ऊंची आवाज में कहा। उसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया। अभी जब तुम इस रस्से से लटकोगे तो मंजर और भी ज्यादा दिलकश हो जाएगा, उस तनोमंद नौजवान ने, जिसके हाथ में इमरान की गर्दन में मौजूद रस्से का दूसरा सिरा था, बड़े तंजिया अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से रस्सा खींचना शुरू कर दिया। एक सुर्खपोश इमरान के साथियों के जिस्मों में इंजेक्शन लगाने में मसरूफ था। वो शायद सबको होश में आने के मुंतजिर थे। कम से कम मुझे ये तो हक हासिल है कि मैं अपने जल्लाद से उसका तारुफ हासिल कर सकूं, ताकि मुझे पता चले कि जल्लाद साहब फांसी लगाने में कोई तजुर्बा भी रखते हैं या नहीं, इमरान ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। उसके साथ साथ वो नाखूनों में लगे हुए ब्लेडों से रस्सियां काटने में भी मसरूफ हो चुका था। हाँ,
बिल्कुल तारुफ हो जाना चाहिए। मैं एक्शन ग्रुप के इंचार्ज मारून का असिस्टेंट हूँ, जेफरले। और मारून की मौत के बाद अब मैं एक्शन ग्रुप का चीफ हूँ। ये सुर्ख लिबास वाले एक्शन ग्रुप के मेंबर्स है और ये सोजो का असिस्टेंट है, लॉरेंस। जेफरले ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, कमाल है, इतना छोटा एक्शन ग्रुप, सिर्फ 10-11 अफराद पर मुश्तमिल। मैं तो समझा था मारून ने कोई बड़ा गैंग पाल रखा होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोगों को इबरतनाक मौत मारने के लिए इतने अफराद ही काफी है। जेफरले ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि वाकई बस इतना ही एक्शन ग्रुप है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ज्यादा बकबक मत करो, सिर्फ चंद लम्हे ठहर जाओ कि तुम्हारे सारे साथी होश में आ जाए, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी जुबान कितनी लंबी है। जेफरले ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, जेफरले, मेरा कहना मानो, बॉस सोजो को पहले होश में ले आओ, उसके बाद वो जैसे हुक्म दे वैसे ही करो। साथ खड़े हुए आम सूट में मलबूस आदमी ने उस सुर्खपोश से मुखातिब होकर कहा, सुनो लॉरेंस, मैं अब एक्शन ग्रुप का चीफ हूँ और मारून और मादाम सुजैन की मौत के बाद अब मैं ही कैंप का सबसे बाइख्तियार आदमी हूँ। तुम्हारा बॉस सोजो भी अब मेरे मातहत काम करेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश खड़े रहो। जेफरले ने इंतहाई सख्त लहजे में उस आदमी से मुखातिब होकर कहा और वो होंठ बीचकर खामोश हो गया। इमरान के सारे साथी अब होश में आ चुके थे। वो सब खड़े होकर हैरत से अपने आप को और अपने साथियों को देख रहे थे। टाइगर, तुम फौरन अपने हाथ खोल लो और दूसरे सब लोग सुन ले। मैं और टाइगर अपने खुले हाथों से रस्से को पकड़कर अचानक जोरदार झटका देंगे, तो रस्सा पकड़े हुए ये अफराद अगर रस्सों को पकड़े रहे तो हमारे सीनों से आ लगेंगे। बाकी अफराद ने रस्से समेत दौड़ पड़ना है और अपने आप को किसी मोटे दरख्त के तने के पीछे छुपा लेना है। इमरान ने यकलक ऊंची आवाज में पाकिस्तान की मकामी जुबान में अपने साथियों को हिदायत देते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस जेफरले ने चीखते हुए कहा, मैं मरने से पहले दुआ मांग रहा था। चलो अगर तुम इजाजत दो तो मैं मजीद दुआ मांग लूं। इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा तो जेफरले इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा जैसे मौत जिंदगी उसके हाथों में हो। ठीक है, जब तुमने मिन्नत की है तो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, जिस कदर चाहो दुआ याद हो मांग लो। जेफरले ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा, 2 मिनट के अंदर रस्सी खोल लो टाइगर। इमरान ने कहा, बस कटने वाली है रस्सी। टाइगर ने जवाब दिया, बॉस, मैंने इसको झटका देकर खासा कमजोर कर लिया है। जोसेफ की आवाज सुनाई दी, मैंने भी मास्टर। जवाना ने कहा, ओ, तो तुम सब बारी बारी दुआएं मांग रहे हो, मांग लो मांग लो। जेफरले ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह तंज था। उसके साथी एक कतार की सूरत में रस्से थामे खड़े थे। अजीब साख्त की मशीन गनें उनके कांधों से लटक रही थी, जबकि लॉरेंस जेफरले के साथ ही खाली हाथ खड़ा था। सुनो जेफरले, जूलिया औरत है, इसलिए तुम इससे ये सजा न दो। बेशक बाद में गोली मार देना, ये तहजीब के खिलाफ है। जकलख्त इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, तुमने भी मादाम सुजैन को हलाक कर दिया था। उस वक्त तुम्हें वो औरत नजर न आई थी। ओके, अब तुम्हारी चीखें सुनने और तुम्हारे भड़कने का तमाशा देखने का वक्त आ गया है। जेफरले ने ऊंचे लहजे में कहा, खींचो। जकलख्त इमरान ने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने अपने हाथ गर्दन के साथ ऊपर को जाते हुए रस्से पर डाले और एक जोरदार झटका दिया और जेफरले, जो शायद खुद को खींचने के लिए रस्से को मजबूती से पकड़े हुए था, एक झटके से उड़ता हुआ इमरान के सामने जमीन पर गिरा। उसी लम्हे उसके बाकी साथियों की चीखें सुनाई दी। टाइगर, जोसेफ और जवाना तीनों ने उन्हें हाथों से खींच लिया था, जबकि बाकी अफराद तेजी से उगबी तरफ को दौड़ पड़े थे और उनके अचानक दौड़ने की वजह से जो लोग बेख्तियार दौड़ते हुए दरख्तों की तरफ आ गए थे, उनके हलक से हैरत से चीखें निकल रही थी। जेफरले जैसे ही इमरान के सामने आकर गिरा, इमरान बिजली की सी तेजी से झुका और उसके साथ ही जेफरले का जिस्म फिजा में किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ हैरत से मुंह खोले और आंखें फाड़े खड़े लॉरेंस से पूरी कुव्वत से टकराया और जेफरले को हवा में उछालते ही इमरान ने झपट कर उसके कंधे से गिरने वाली मशीन गन उठाई और फिर जंगल का वो हिस्सा इंसानी चीखों और मशीन गन की रिट रिट से गूंज उठा। फिर टाइगर और जवान ने भी मशीन गनें संभाल ली और 3 आदमी जो दौड़कर दरख्तों की आड़ ले रहे थे उनकी फायरिंग की जद में आ गए और नतीजा ये कि चंद लम्हों बाद जेफरले, लॉरेंस और उसके सारे सुर्खपोश साथी लाशों की सूरत में तब्दील हो चुके थे। जेफरले और उसके साथी जो इमरान और उसके साथियों को इबरतनाक मौत देने का दावा कर रहे थे, खुद अंधी और दर्दनाक मौत का शिकार बन चुके थे। इमरान और उसके साथियों ने अपने गले से रस्से निकाले और फिर टाइगर, जोसेफ और जवाना ने बाकी साथियों के हाथ खोल दिए। तौबा तौबा, किस कदर खौफनाक सिचुएशन थी। मेरा तो अभी तक रुआ रुआ कांप रहा है। जूलिया ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा, ये इस इमरान की बकबक की वजह से इन्हें मौका मिल गया था कि वो यहाँ तक पहुंच गए थे। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब भी तो इमरान ने ही अपनी और हमारी सबकी जिंदगियां बचाई हैं। तुमने कौन सा तीर मार लिया है? जूलिया ने बेख्तियार चिल्लाए हुए अंदाज में कहा, मैं कौन होता हूँ किसी की जिंदगी बचाने वाला?
ये सब अल्लाह ताला के काम है। वैसे मेरा ख्याल था कि ये एक्शन ग्रुप खासा लंबा चौड़ा ग्रुप होगा, लेकिन ये तो बेहद मुख्तसर सा ग्रुप निकला और मैं इसलिए वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैंने अचानक छत के एक खाने को मामूली सा रोशन होते देख लिया था। मैं समझ गया था कि हमें कहीं से चेक किया जा रहा है।